आज हम तीसरे वीडियो में पेश गति विज्ञान के बल टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम 63 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम अगला टॉपिक करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन बल का। कोई वस्तु सीधी गति करेगी या कोणीय गति करेगी, यह किस पर निर्भर करता है? कोई वस्तु, एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बुक ले लेते हैं अपने, इस बुक पे बात करते हैं। ये बुक है, ये बुक है, ये सीधी गति करेगी या टेढ़ी, ये किस पे निर्भर करेगा? कोणीय करेगी, किस पे निर्भर करेगा? यहां से अगर बिल्कुल बीच में से बल लगाओगे आप तो वस्तु सीधी जाएगी, बुक सीधी जाएगी। यहां पे लगा दिया तो कहां जाएगी? यहां जाएगी। इधर लगा दिया बल, यूं लगा दिया तो वस्तु कहां जाएगी? इधर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, वह स्थान जहां पर बल लगाया जाता है, उस पर निर्भर करता है कि वस्तु सीधी गति करेगी या कोणीय गति करेगी। इसका होगा बल लगाने के स्थान पर। यह क्वेश्चन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल गति के किस नियम के अंतर्गत आते हैं? ये जो क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल गति के किस नियम के अंतर्गत आते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ के देखो आप। पहले बताता हूं कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल है क्या। ये देखिए आप, ये मान लो अपने हैमर थ्रो का सेक्टर है। यहां पे खिलाड़ी खड़ा है, ये क्या करता है, बीच में से हैमर को पकड़ता है और घुमाता है गोल गोल। जब इसको घुमाना शुरू करता है तो घुमाते वक्त वो हैमर को अपनी ओर खींचे रखता है ताकि वो छूट नहीं जाए। इसलिए ये जो बल खिलाड़ी अपनी ओर से बल लगा रहा है, हैमर को सेंटर की ओर यानी कि केंद्र बिंदु की ओर खींच रहा है जिस बल से, वह हमेशा अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस बल के द्वारा जो बल इस हैमर को बाहर की ओर धकेल रहा है, यानी कि हैमर बाहर निकलना चाहता है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। पहले तो ये बात अपने को समझ में होनी चाहिए। अब दूसरी बात, इसने पूछा है कि जड़त्व के यानी गति के किस नियम के अंतर्गत आता है। ये क्यों पूछा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि जब अभिकेंद्रीय बल लगता है तभी ये अपकेंद्रीय बल लगता है। ना तो ये बल अकेले लग सकता है और ना ये बल अकेले लग सकता है। ये क्रिया बल होता है, यानी कि आप हैमर को घुमाना शुरू करोगे तभी हैमर बाहर की ओर धकेला जाएगा। पड़ा पड़ा हैमर अपने आप बाहर नहीं जाएगा। यानी कि ये दोनों, ये क्रिया बल, ये प्रतिक्रिया बल, ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहां आपको मैं एक बात और बताता हूं कि इस अपकेंद्रीय बल को छदम बल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? छदम बल, या इसको बोलते हैं जड़त्वीय बल। क्या बोलते हैं? जड़त्वीय बल, ये इसके नाम है। यानी कि न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ इस प्रकार के बलों की कल्पना की गई है जो वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, कहीं पाए नहीं जाते, सिर्फ उनकी कल्पना की गई है। इसलिए अपकेंद्रीय बल की सिर्फ कल्पना की गई है, इसलिए इसको छदम बल या जड़त्वीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल छदम बल कहलाता है? कौन सा? अपकेंद्रीय बल, आपको बताया था। निम्न में से कौन सा बल वर्तीय मार्ग पर ही कार्य करता है? ये जो आपको बताया था, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल हमेशा वर्ताकार मार्ग पर ही कार्य करते हैं। जैसे क्या किया आपने, एक बाल्टी ले ली, उसको मिट्टी से भर लिया और उसको गोल गोल आप घुमा रहे हो हैमर की तरह, तब कौन सा बल लगेगा? सेंटर से जो बल लगेगा, सेंटर की ओर खींचेगा, वो कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल। बाल्टी बाहर जाएगी, वो किसकी वजह से? अपकेंद्रीय बल। अब इसी बाल्टी को आप छत के ऊपर जाओ और यूं खींचो नीचे से, वो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल नहीं है। शर्त क्या है कि जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए? वृत्ताकार, चाहे वृत्त पूरा हो और चाहे आप रोड पे जा रहे हो, थोड़ा सा यूं मोड़ आ जाए, आप बाइक से जा रहे हो, मोड़ आ गया, मोड़ आते क्या आ गया? घुमाव आते कौन सा बल लगना शुरू हो जाएगा? अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। यानी इसकी शर्त क्या है? हमेशा वर्ताकार मार्ग पर ये दोनों बल कार्य करते हैं। तो निम्न में कौन सा बल वर्तीय मार्ग पर ही कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं करता है, तनाव बल नहीं करता है, घूर्णन गति नहीं करती है, अपकेंद्रीय बल इस पे कार्य करता है। किस बल के कारण हैमर थ्रो में गोला दूरी तय करता है? अब आप हैमर को घुमाए जा रहे हो, आप लगा रहे हो अभिकेंद्रीय बल, गोला लगा रहे हो अपकेंद्रीय बल, और आपने एक समय आके उसको छोड़ दिया, तो हैमर के अंदर जो अपकेंद्रीय बल था उसकी वजह से वो दूरी तय करता है। किस बल के कारण हैमर थ्रो में गोला दूरी तय करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। हैमर थ्रो में खिलाड़ी द्वारा केंद्र की ओर जो बल लगाया जाता है, केंद्र की ओर खिलाड़ी द्वारा, खिलाड़ी मध्य में है,
जो बल लगाया जाता है वह कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। दीवार को धक्का देने पर गति नहीं होती, यह किस प्रकार के बल के उदाहरण है? इसके लिए थोड़ा सा समय लूं आपका, देखो इधर आप देखिए, आपने सुना होगा कि दीवार को धक्का देते हैं, दीवार नहीं हिली तो कौन सा बल लगेगा, हिल गई तो कौन सा बल लगेगा। चलो मान लो दीवार नहीं हिली, आप पुशअप करते हो तो धरती भी तो नहीं हिलती, लेकिन आप हिलते हो। आप दीवार को यूं पकड़े खड़े हो पर आप ये बल लगाए जा रहे हो, दीवार पे लगाए जा रहे हो, ये कौन सा बल है? ये एक बड़ी हुई बात है कि दीवार को धक्का देना एग्जाम्पल है, लेकिन वास्तव में इसमें होता क्या है वो देखने बड़ी बात है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको। देखिए आप, दो शब्द हैं, एक तो है आइसोमेट्रिक। क्या है? आइसोमेट्रिक। अगर आपको ये चीज आती है तो इस वीडियो में आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे चल के इसको क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। एक होता है आइसोटोनिक, ये आपने नाम सुना होगा। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, वास्तविक कहानी यहां से शुरू होती है। आइसो माने होता है सेम, इसका मतलब क्या होता है? सेम। मैट्रिक का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई से, नापने से। आइसो इसका मतलब क्या होता है? सेम। टोनिक का मतलब होता है तनाव, टोन जिसे बोलते हैं, टोन, तनाव। सेम मतलब एक जैसी, क्या होती है? एक जैसी। सेम मतलब एक जैसा। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अपना टॉपिक है बल। अपना टॉपिक क्या है? बल। और बल लगाने का काम मानव में कौन करता है? मांसपेशियां। अब सारी कहानी मांसपेशियों की है। यह कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का बल लगाते हो, आप किसी भी प्रकार का बल लगाते हो और बल लगाते समय आपकी मांसपेशियों की लंबाई एक जैसी है, मतलब ना तो लंबाई बढ़ी और ना, या चौड़ाई से मतलब नहीं होता है, सॉरी, चौड़ाई से मतलब नहीं होता, लंबाई में वृद्धि या कमी से होता है, लंबाई में वृद्धि या कमी से होता है। अब देखो आप इसके बाद ये कहता है कि किसी कार्य को करने में अगर आपकी मांसपेशियों की लंबाई सेम रहती है, मतलब ना तो वृद्धि ना कमी, तो वो होता है आइसोमेट्रिक। यानी कि आप दीवार को, अब कहते हैं ना दीवार को धक्का देने वाला एग्जांपल, आपने दीवार को धक्का दिया, आपकी बाइसेप मांसपेशी से आप क्या कर रहे हो? दीवार को धक्का दे रहे हो। इसमें एक चीज समझने वाली होती है, आप ये मत देखो कि मैं दीवार के पास गया, उसके हाथ लगाया और फिर उसको पुश किया तो वहां से चल के आया हूं तो ये तो गतिशील हो गया, ये तो आइसोटोनिक है। नहीं, ऐसा नहीं देखना अपने को। इसमें देखना होता है होल्ड। क्या देखना होता है? होल्ड। आप क्रिया शुरू करते हो और फिर होल्ड रखते हो, वो क्रिया इसमें हमेशा देखी जाती है। इसमें हमेशा देखो, अब आपने दीवार को धक्का देना शुरू किया तो यूं तो करोगे नहीं, धक्का देने के लिए कुछ समय तो उसको धक्का लगाओगे, और क्या होता है? धक्का देने पे क्या करते हैं? अपने कुछ समय उसको होल्ड करते हैं, धक्का दे रखते हैं, होल्ड करते हैं। तब आप ये देख लेना कि मांसपेशी, जब आपने उसको धक्का देना शुरू किया था और जब तक धक्का दिया था उस समय तक इस मांसपेशी की लंबाई एक जितनी रही थी, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। लेकिन जब पुशअप निकालते हैं, मान लो ये पुशअप निकाल रहे हैं, अपने पुशअप निकालते हैं तो क्या होता है? बार बार कोणी मुड़ती है, बार बार मुड़ती रहती है कोणी। इसलिए क्या होता है? जब कोणी बार बार मुड़ेगी तो मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि होती रहती है, कमी होती रहती है। इसलिए पुशअप जो होता है वो किस में जाता है? आइसोटोनिक में। लेकिन दीवार को धक्का देना, इसके एग्जांपल एक आधे और ले लेते हैं अपने, जैसे वेट लिफ्टिंग होता है। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में क्या होता है? आया, खिलाड़ी ने भार उठाया और ऊपर ले गए। अब ये वेट लिफ्टिंग क्या है? मैं आता हूं, मैं आगे आ गया, आप पीटी हो, आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, और मैं आया, मैंने इसको उठाया और यूं किया और वापस इसको छोड़ दिया, क्या वेट लिफ्टिंग होगी? नहीं। आप क्या कहोगे? होल्ड करके दिखा। क्या कहोगे आप? होल्ड करके दिखा। अब उसने एक भार को उठाया और यहां वो 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करता है। अब ये होल्ड वाली जो पोजीशन है, शायद हाथ ऊपर दिखेगी नहीं आपको, ये जो होल्ड वाली जो पोजीशन है इसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। यानी कि जब उसने होल्ड कर लिया, भार को उठा लिया यूं, उस समय क्या हो रहा है? बिल्कुल होल्ड है।
ना तो ये लंबाई बढ़ रही है ना घट रही है मांसपेशी की। अगर नहीं घट बढ़ रही है मांसपेशी की लंबाई तो आइसोमेट्रिक है। अपने आसन करते हैं, जब आसन करते हैं तो आसन करके दिखाया जाता है, यानी कि होल्ड करके दिखाया जाता है 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए। अब जो खिलाड़ी उसको होल्ड रखता है, उस होल्ड के दौरान किसी भी मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि या कमी नहीं होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैंने बोतल उठाई, या मैंने ये बोतल है मान लो, मैंने उठाई, इसको पानी पिया और वापस रख दिया। ये पेन पड़ा है, मैंने पेन उठाया और यहाँ पे कुछ लिख दिया, वापस छोड़ दिया, मैंने होल्ड कहीं नहीं किया। तो क्या हो रहा है, ये देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूं, अब क्या है, देखो हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, आइसोटोनिक है। अपने चल रहे हैं, मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि हो रही है, आइसोटोनिक है। तो जिस भी क्रिया को करते समय, जैसे अब दीवार पे आते हैं, दोबारा दीवार को धक्का दे रहे हो, नहीं गिर रही, मतलब मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब आइसोटोनिक है। और दीवार गिर जाएगी तो हाथ क्या हो जाएगा आपका, खुल जाएगा। दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार गिर गई, हाथ खुल गया, मांसपेशी में लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, दीवार में गति पैदा होगी, आइसोटोनिक। असली मुद्दा ये है। इसमें एक चीज और आती है, बल का तीसरा जो रूप है, एक तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एक आइसोकाइनेटिक। क्या है, आइसोकाइनेटिक। ये बहुत ही अच्छा है, आइसोकाइनेटिक। ये ऐसा कहते हैं कि इन दोनों का मिला जुला रूप है, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक दोनों का, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का मिला जुला रूप है। लेकिन इसमें होता क्या है, मिला जुला रूप है तो ये कहता है जैसे रस्सा चढ़ना है आपका, ये इसके अंतर्गत आता है। क्यों आता है रस्सा चढ़ना इसके अंतर्गत, पानी में तैरने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, पानी की तैराकी जितनी भी होती है, वो सारी इसके अंदर आती है। क्यों आती है, इसका कारण क्या, देखो आप, आइसोकाइनेटिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आपको बताया पहले भी। काइनेटिक का मतलब होता है गति। क्या होता है, गति, यानी जिसमें कार्य करने की गति एक जैसी रहती है, जिस कार्य को करने में गति एक जैसी रहती है, उसे आइसोकाइनेटिक कहते हैं। गति एक कैसे रहेगी, मैंने बोतल को उठाया, पानी पिया, रख दिया, मैंने तो दोबारा बोतल को उठा ही नहीं रहा हूं, तो वह गति एक जैसी कैसी रहेगी। इसके अंदर वो क्रियाएं आती है जिनको बार बार दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे आप डंबल्स कर रहे हो जिम के अंदर, ये बार बार उसको कर रहे हो, एक ही क्रिया को बार बार दोहरा रहे हो। तैराकी में क्या होता है, बार बार पानी पे पीछे करे हो लगातार, इस तरीके से ये करे, पुशअप लगातार आप पुशअप लगा रहे हो, यानी जिसमें एक ही क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, वो क्रिया किसमें आती है, आइसोकाइनेटिक में आती है। जैसे आपको बताया रस्सा चढ़ना, रस्सा चढ़ने में आप क्या करते हो, एक ही क्रिया को पकड़ा, ऊपर खिसकी, पकड़ा, ऊपर खिसकी, पकड़ा, ऊपर खिसकी, इसलिए क्या ये आइसोकाइनेटिक है। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है भार, जिसको आप उठा रहे हो, जैसे जिम के अंदर मान लो एग्जांपल लेते हैं, जिम के अंदर आप भार उठा रहे हो, डंबल्स ले रहे हो। दूसरी चीज होती है बल, जो आप भार को उठाने में लगा रहे हो। और तीसरी चीज हो रही है, आपने पुनरावृत्ति कितनी गति से की है, ये होता है। यानी इसमें जब आप डंबल से 10 रिपीटेशन कर रहे हो, आप 10 रिपीटेशन कर रहे हो डंबल से, तो 10 के अंदर आपने डंबल 5 kg के ले रखा है, तो ये तो है नहीं कि बार बार डंबल को बदलोगे आप, बाहर क्या रहेगा, 5 kg रहेगा। जितना बल 5 kg को उठाने में पहली बार लगेगा, उतना अंतिम बार लगेगा, यानी कि बल भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी इसमें बल भी क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है, और भार भी क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। लेकिन खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुसार गति को कम या ज्यादा करता है, लेकिन गति रहती एक जैसी है, एक जैसी गति रहती है। कोई कमजोर है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे यूं करेगा। कोई ताकतवर है, वो थोड़ा फास्ट कर लेगा, लेकिन एक जैसी गति रखती है, आप कभी भी देख लेना। इस प्रकार, इसलिए जिन क्रिया के करते समय गति एक जैसी रहती है, जिन क्रिया को करते समय गति एक जैसी रहती है, उसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। यानी इसमें खिलाड़ी गति को नियंत्रित करता है, आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर लेता है, भार स्थिर रहता है और बल हमेशा स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। क्वेश्चन था कि दीवार को धक्का देने पर गति नहीं होती है। अब आपको बताया गति नहीं होती है, मतलब मांसपेशियों में वृद्धि नहीं होती है, और जिसमें वृद्धि नहीं होती है उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी व्यायाम
जिसमें वजन उठाना और नीचा करना या जोड़ों को खोलना और बंद करना हो, जैसे कि प्रेसिंग या स्क्वेटिंग शामिल है, उन्हें क्या माना जाता है? ये कहता है कि आप कोई भी काम करते हो, जैसे पेन को उठाया, जोड़ को उठा लिया, मैं बैठ गया, मैं खड़ा हो गया, इस प्रकार में कौन सी चीज होगी? तो इस प्रकार में आइसोटोनिक होता है। किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम होती है? किस प्रकार के मांसपेशी की लंबाई कम होती है, यानी कि परिवर्तित हो रही है? ये क्या हो रही है? परिवर्तित। और जिसमें मांसपेशी की लंबाई कम या ज्यादा यानी परिवर्तित होती रहती है, वो हमेशा आइसोटोनिक होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है अपना? ऑप्शन क्या है? इसेक्ट्रिक खिंचाव, मांसपेशी बल। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक छोटा सा आपको बता देता हूं मैं, परिवर्तन तो आएगा। देखो, जैसे ये मेरी मांसपेशी है, हाथ है मेरा, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी गतिशील कार्य किया जाता है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं जोड़ों में, एक्सेंट्रिक और कंसेंट्रिक। जैसे ये हाथ है, अभी बिल्कुल 180 डिग्री कोण है, अब यहां से हाथ मुड़ेगा, कोण कम होगा। ये देखिए कोण कम हो रहा है। तो पहली चीज तो क्या होती है? कोण कम। दूसरा, जब कोण कम होगा तो यहां से मांसपेशी यहां तक है, इसकी लंबाई देखो कम हो जाएगी। देखो, यानी कि जब जोड़ के कोण में कमी होती है, जब जोड़ के कोण में कमी होती है तो मांसपेशी छोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। और जब जोड़ के कोण में वृद्धि होती है तब मांसपेशी की लंबाई बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। तो यहां क्वेश्चन क्या था? किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम होती है, यानी कि कोण कम हो रहा है, कम होती है, कंसेंट्रिक। इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा? कंसेंट्रिक वाला। अब इसमें परिवर्तन आया ना, तो ये जो कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक जो होते हैं वो दोनों आइसोटोनिक के अंतर्गत आते हैं। आइसोमेट्रिक में तो मूवमेंट होता ही नहीं है। ये देखो, कंसेंट्रिक का अर्थ होता है गाढ़ा। शक्ति परीक्षण का वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, माना जाता है। क्या बोलते हैं? छोटी होती है। परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? आइसोटोनिक। निम्न में से किस में गति की चाल पर नियंत्रण होता है? आपको बताया था गति की चाल में नियंत्रण होता है। किस में होता है? हमेशा आइसोकाइनेटिक में। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। काइनेटिक का मतलब गति, गति सेम रखी जाती है। खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार गति बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन गति रहेगी एक जैसी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आइसोकाइनेटिक। अगले वीडियो में पेश गति विज्ञान का संतुलन टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।